Hello class, welcome back to my channel, and in today's lecture we're going to discuss about a traditional approach. So what do you mean by traditional approach? Traditional approach क्या कहती है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. ओके एंड सबसे पहले इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है. इसके एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे. इट इज़ द मिड वे बिटवीन द नेट इनकम अप्रोच एंड द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. ये क्या है? मिडवे है दोनों अप्रोचेस का, नेट इनकम अप्रोच का भी और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का भी. मैंने दोनों की दोनों अप्रोच डिस्कस कर दी हैं और दोनों के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. यू मे गाइस चेक दिस वीडियो. ओके, while net income approach explains that the capital structure affects the overall cost of capital and the total value of the firm. अब नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एंड टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म को. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच सजेस्ट करती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज टोटली इररेलेवेंट, यानी कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज लाने से हमारा नेट इनकम अप्रोच तो बोलता है कि अगर चेंज लाने से उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेंगे. किस में इफेक्ट पड़ेंगे? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एंड टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म में. बट उसी के बिल्कुल अपोजिट में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है जो ये बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज लाने से आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज टोटली इररेलेवेंट. इसको अच्छी तरह समझने के लिए कि नेट इनकम अप्रोच क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है, कैसे अफेक्ट करती है, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. प्लीज़ उसको वीडियो को एक बार देख लेना, बिकॉज अगर आपको बेसिक समझ आएगा तभी आप नेक्स्ट चीज़ अच्छी तरह से समझ पाओगे. ठीक है. सो नेक्स्ट हियर इज द क्रूज ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच इज दैट, मतलब इसका जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि थ्रू जुडिशियस यूज ऑफ डेट, कि अगर आप अपने डेट का क्या यूज़ करोगे, जुडिशियस यूज़ करोगे, यानी कि सही तरीके से उसको यूज़ करोगे, तो फर्म कैन रिड्यूस इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो फर्म क्या कर सकती है? अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है एंड कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म, एंड वो अपनी वैल्यू ऑफ द फर्म को भी क्या कर सकती है? इंक्रीज कर सकती है. एज वी ऑल नो दैट डेट इज़ अ रिलेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फंड्स. अब डेट क्या है? चीपर सोर्स ऑफ फंड है एज कम्पेयर टू इक्विटी, क्योंकि डेट क्या होता है? टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स होता है, इसलिए इससे हमें क्या होता है? फ़ायदा होता है. तो इसको हम ये भी बोलते हैं कि ये चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है एज कम्पेयर टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी पे तो हमें डिविडेंड देना पड़ता है, रेट ऑफ अर्निंग्स देनी पड़ती है, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है. अ चेंज इन द लेवरेज, यानी कि यहाँ पे लेवरेज का मतलब क्या है कि चेंज इन द लेवरेज, यानी कि अगर आप डेट का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे इन प्लेस ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो उससे क्या होगा? आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन, यानी कि डिक्रीज, यानी कि कम हो जाएगी. राइट. द प्रपोर्शन ऑफ डेट इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ कॉस्ट, बियॉन्ड द सर्टेन पॉइंट. अगर आप अपने डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज कर लेते हो, अभी यहाँ पे हमने क्या बोला कि अ चेंज इन द डेट, उससे आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जी कम हो जाएगी. ठीक है. बट अगर आप डेट को ज़्यादा ही इंक्रीज कर लेते हो, उसकी मतलब एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, अगर आपको उसको लिमिट से भी ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट्स आप उसको इंक्रीज कर देते हो, तो एट अ सर्टेन पॉइंट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट इंक्रीजिंग. उससे क्या होगा? आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी एंड द फर्म्स मार्केट वैल्यू बिगिंस टू डिक्लाइन, और फिर आपकी जो मार्केट वैल्यू है फर्म की वो भी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी. राइट. दस ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, यानी कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट है यहाँ पे. अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है? इट अकर्स एट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, जहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो? कम हो, और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो? ज़्यादा हो. जब दो सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाए देन वी कैन से दैट देयर इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इन द कंपनी, इन द मार्केट, इन एनी वे. ओके. So there is a traditional approach diagram. On x-axis we see that there is a degree of leverage, and on y-axis we see that there is cost of capital, and it is divided into three stages: stage 1, stage 2 and stage 3. राइट. सबसे पहले है के ई यानी कि कोस्ट ऑफ इक्विटी, देन है के ओ यानी कि ओवरऑल कोस्ट ऑफ कैपिटल, एंड द थर्ड लाइन इज स्टेट्स दैट स्टैंड्स फॉर कोस्ट ऑफ डेट. राइट. सो लेट्स डिस्कस द थ्री स्टेजेस. के थ्री स्टेजेस क्या कहती हैं? The first stage says that in the first stage increase in the financial leverage,
यानी कि द यूज़ ऑफ इंक्रीज डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप डेट को ज़्यादा इंक्रीज करते रहोगे, यानी कि बियॉन्ड इट्स लिमिट इंक्रीज करते रहोगे, तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। सॉरी मैंने बियॉन्ड द लिमिट बोल दिया, यहाँ पे बियॉन्ड द लिमिट वाला केस नहीं है। यहाँ पे सिंपली एक नॉर्मल केस है कि अगर आपको डेट इंक्रीज कर रहे हो नॉर्मली एट द नॉर्मल पोजीशन, नॉट बियॉन्ड द लिमिट्स, सो ऑन दैट पोजीशन व्हाट हैपेंस इज the use of increased debt in the capital structure results in the decrease in the overall cost of capital, right? इंक्रीज कर रहे हो डेट को तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, डेट को बढ़ाओ, ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल को कम करो और इंक्रीज कर दो अपने वैल्यू ऑफ द फर्म को, ठीक है। This is because a relatively cheaper source of funds debt replaces a relatively costlier source of funds equity। अब यहाँ पे डेट क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है इक्विटी, क्योंकि डेट क्या है, चीपर सोर्स है फंड्स का, जबकि इक्विटी क्या है, कॉस्टलियर सोर्स है फंड्स का, ठीक है। इन द स्टेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड नेग्लिजिबल। फर्स्ट स्टेज में क्या था, हमारा जो के था यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी था, वो क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ डेट भी क्या था, बिल्कुल कांस्टेंट था, वो भी राइज नहीं कर रहा था, नेग्लिजिबल था। द कंसीडर्स दैट डेट एज रीजनेबल पॉलिसी एट दिस स्टेज। यहाँ पे क्या है, डेट क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है और राइजेस कर रहा है नेग्लिजिबली, ठीक है। सेकेंड स्टेज क्या कहती है, वंस द फर्म रीच्ड अ सर्टेन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, जब फर्म क्या कर लेती है, रीच कर लेती है फाइनेंशियल लीवरेज को, इंक्रीज इन द लीवरेज डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप इंक्रीज कर लेते हो ना ओवरऑल कैपिटल, इंक्रीज कर लेते हो लेवरेज को, तो वो अफेक्ट नहीं करेगी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एंड वैल्यू ऑफ द फर्म को। दिस इज बिकॉज द इंक्रीज in the cost of equity due to added financial risk completely offsets the advantage of the cheaper debt of the capital। ये तो हमने पहले भी अप्रोचेज में पढ़ रखी है ये चीज़, राइट। within the range or a particular level of leverage the overall cost of capital will be minimum। अगर आप विद इन अ रेंज और अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ लीवरेज में रहोगे तो जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो मिनिमम होगी एंड जो वैल्यू ऑफ द फर्म होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एट दिस स्टेज at this range or level represent that is the optimum capital structure in the company, okay। The third stage represents that the increase in debt will lead to replace। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंक्रीज इन द डेट will lead to increase in the overall cost of capital। अगर आप डेट को इंक्रीज करते जाते हो, अब थर्ड स्टेज में वो ये बोला, देखो तीनों स्टेजेस डिफरेंट है ना। इनिशियली वो फर्स्ट स्टेज में क्या बोल रहा था, डेट को बढ़ाओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करो। अब ये थर्ड स्टेज पे पहुंच चुका है, यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि अगर आप डेट को इंक्रीज करते हो तो उससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड विल रिड्यूस इन वैल्यू ऑफ द फर्म। द इंक्रीज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेट्स टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। पहले फर्स्ट स्टेज में वो क्या बोल रहा था कि इंक्रीज कर रहे हो डेट को तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। थर्ड स्टेज में वो उल्टा बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इंक्रीज करते हो डेट को तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी एंड विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द फर्म। दिस हैपन्स ड्यू टू टू फैक्टर्स। अब ये जो चीज़ हो रही है ये दो फैक्टर्स की वजह से हो रही है। द फर्स्ट वन इज ओइंग टू इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क के ई विल शार्पली राइजेस। अगर आप फाइनेंशियल रिस्क को इंक्रीज करोगे तो के ई भी तो बढ़ेगा ना, वो भी तो डिमांड करेंगे ना ज़्यादा, क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा बियर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका के ई बढ़ जाएगा। के डी, अब सेकेंड एस्पेक्ट क्या है इसका कि के डी वुड ऑल्सो राइज बिकॉज द लेंडर्स will also raise the rate of interest as they may require compensation for higher risk। केडी भी बढ़ेगा क्योंकि जो लैंडर्स होंगे वो रेस करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को एंड दे मे रिक्वायर, और उनको चाहिए क्या, compensation for higher risk, क्योंकि वो higher risk ले रहे हैं and that's in comparison to that thing they want higher compensation, higher rate of interest के वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। That is all about the three stages. In the first stage and in the third stage, both the stages are totally opposite to each other। First stage में वो क्या बोल रहा था, increase करो debt को, reduce करो overall cost of capital को। But in the third stage, it says that increase in the
that will leads to increase in the capital cost of capital. समझ आ गया? And that's all about the traditional approach, and in next video I'll discuss the approach and arbitrage process. So thank you for watching this video, and if you like this, please press the like button and please don't miss notification. If you don't want to miss my notifications related to this approaches and my channel, then please press the subscribe button. And if you like this video and if you think that something positive in this video, then please comment below, positively comment. And if you think that there is some hindrances, or if you thought that there are some things which are not good and anything else, then you may also comment below so that I'll improve them. And in next video we'll meet soon. Thank you. Bye bye.